हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही होगी। कक्षा 12 भौतिक विज्ञान की आज की क्लास में हम लोग विद्युत धारा और अनुगमन वेग के संबंध के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग धात्विक चालकों में कुछ पदों को परिभाषित कर चुके हैं, जैसे माध्य मुक्त पथ क्या होता है, श्रांत काल क्या होता है, अनुगमन वेग क्या होता है। अनुगमन वेग को हम लोग एक बार फिर से दोहरा देते हैं। जब किसी चालक के सिरों के बीच में आप विभवांतर लगाते हो, विद्युत विभवांतर लगाते हो, और ऐसा करके आप विद्युत क्षेत्र एक तरह से स्थापित करते हो उस चालक में, तो उसके अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर एक विद्युत बल लगता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आवेशित कण है और आवेश विद्युत क्षेत्र में रखा है तो विद्युत बल लगेगा उस पर। उस विद्युत बल के प्रभाव में इलेक्ट्रॉनों की जो नेट गति होती है, नियमित वाली जो औसत गति होती है, उसको हम लोग अनुगमन वेग कहते हैं। उस वेग को अनुगमन वेग कहते हैं जिस वेग से इलेक्ट्रॉन विद्युत बल की दिशा में गति करते हैं जब आप बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाते हो। अब जब इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं तो इसका मतलब आवेश गति कर रहा है, और आवेश का अगर स्थानांतरण हो रहा है तो इसका मतलब विद्युत धारा बह रही होगी। हम लोग एक चालक लेते हैं, चालक के लिए हम निकालने की कोशिश करते हैं कि उससे प्रवाहित विद्युत धारा और अनुगमन वेग में क्या संबंध होगा। तो एक बार रफ में पहले थोड़ा सा कुछ देख लेते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक ये चालक है, ठीक। मान लो एक बराबर मोटाई का चालक है और कैपिटल ए उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, एरिया है। कहीं पर भी आप ले लो तो ये कैपिटल ए ही उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, ठीक। अब मान लो यहाँ पर कहीं पर हमने कोई स्क्रीन लगाई और हम ये जानना चाहते हैं कि इस चालक से प्रवाहित विद्युत धारा कितनी है। धारा के लिए हमें क्या चाहिए? अगर हमें आवेश प्रवाह की समय दर, या आप कह लो कि डेल्टा टी बराबर अगर 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश की मात्रा मिल जाए, यानी अगर आप डेल्टा टी 1 कर देते हो तो डेल्टा क्यू बटे डेल्टा टी यानी डेल्टा क्यू बटे 1 यानी डेल्टा क्यू। पर ध्यान देना, ये डेल्टा क्यू 1 सेकंड का है कि 1 सेकंड में अगर जितना प्रवाहित आवेश की मात्रा होगी वही हमारी होगी विद्युत धारा। अच्छा, आवेश की मात्रा कैसे निकाल सकते हैं? अगर हमको ये पता चल जाए कि कुल कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन गए हैं, तो उसमें आप एक इलेक्ट्रॉन के आवेश से गुणा कर दो तो आपको कुल प्रवाहित आवेश की मात्रा मिल जाएगी किसी स्क्रीन से। मान लो कैपिटल एन कुल संख्या है इलेक्ट्रॉनों की जो वहाँ से गए हैं। मान लो एक कहीं पर हमने कोई तल खींचा था, कल्पना की थी, उससे मान लो कैपिटल एन इलेक्ट्रॉन गए हैं, ठीक। और अभी एक संख्या और हम लोग लेंगे, स्मॉल एन। स्मॉल एन क्या है? ये मुक्त इलेक्ट्रॉनों का संख्या घनत्व है। संख्या घनत्व का मतलब एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ठीक। अब अगर हमको ये पता चल जाए कि 1 सेकंड में कुल कितना आवेश, मतलब कितनी दूर के आवेश प्रवाहित हुए हैं, आप एक चीज़ पे गौर करो। जैसे मान लो एक पाइप है, ठीक है, इसी तरह का उदाहरण है। मान लो एक पाइप है, पाइप से होकर के मान लो जल प्रवाहित हो रहा है, और आप ये जानना, प्रवाह का वेग आपको मान लो पता है कि कितना तेज़ी से प्रवाहित हो रहा है, तो जल की मात्रा आप निकाल सकते हो। कैसे? 1 सेकंड में कितना, मान लो 1 सेकंड में हम पूछे कि कितना जल प्रवाहित हुआ होगा, तो आप ये सोचो कि जैसे मान लो हम यहाँ स्क्रीन बनाए हैं। अब यहाँ से जितना जल प्रवाहित हुआ, अगर 1 सेकंड में यहाँ से लेके यहाँ तक जल पहुँच गया है, तो इसका मतलब ये कितना होगी, मान लो ये जो भी आपकी है, ये जो उसके प्रवाह का वेग रहा होगा, 1 सेकंड में उतना दूर जाएगा जल। क्यों? दूरी बराबर होता है वेग गुणा समय होता है। अगर वेग समय 1 सेकंड हो गया तो 1 सेकंड में चली गई दूरी वेग के मान के या चाल के मान के बराबर होगी, ठीक। अब 1 सेकंड में इस नली से प्रवाहित द्रव की मात्रा अगर हमको निकालनी हो, या नली द्रव का आयतन निकालना हो, तो हम क्या क्या निकाल लें तो काम चल जाएगा। ये मान लो नली है, बेलन, तो यहाँ पर 1 सेकंड में जो प्रवाहित द्रव की मात्रा होगी वो एक बेलन के रूप में होगी। अगर हम उस बेलन का आयतन निकाल सकें तो हमारा काम बन जाएगा। बेलन का आयतन क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल क्या होगा? इस नली का अंदर अंदर जो व्यास होगा, अंदर अंदर जो उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होगा। अब उस अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में इस वाली लंबाई से गुणा कर दो कि 1 सेकंड में कितना दूर गया है, तो काम बन जाएगा। और 1 सेकंड में कितना दूर जाएंगे? जितना उसकी चाल रही होगी।
तो यानी ए एरिया इंटू वी वेलोसिटी, वो होगी 1 सेकंड में प्रवाहित द्रव की मात्रा। उसी तरह से हम लोग यहाँ देखेंगे 1 सेकंड में कितना दूर तक इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 1 सेकंड में जाएंगे वी दूर तक इलेक्ट्रॉन, जो उसका अनुगमन वेग है। ठीक, इतनी दूर के मतलब इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ था तो 1 सेकंड में यहाँ वाला यहाँ पहुँचेगा, इसके पीछे वाला यहाँ आएगा, तो इस तरह से इसके पीछे इतनी दूरी के इलेक्ट्रॉन खिसक करके इतना आगे चले आएंगे। लगातार समझ लो विद्युत बल के कारण बह रहा है, इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ रहा है। अब अगर हमको ये आयतन पता चल जाए कि 1 सेकंड में कुल कितना आयतन गुजरा है इस पृष्ठ से, तो हम काम बन जाएगा हमारा। आयतन कैसे निकाल सकते हैं, एरिया हमारा इतना है ए, और 1 सेकंड में कितना वी दूर इलेक्ट्रॉन खिसक गया है, तो 1 सेकंड में प्रवाहित अगर हम आयतन की बात करें तो आयतन कितना होगा, इतना हो जाएगा। ठीक, और एकांक आयतन में अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है तो इतने आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, उतने आयतन में 1 सेकंड में जो इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हुए हैं वो इतने हो जाएंगे। इससे आप गुणा कर दो संख्या घनत्व से। ठीक, अब 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश की मात्रा डेल्टा क्यू कितना होगा, कितने इलेक्ट्रॉन गए हैं और एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। ठीक, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे, और चूंकि 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश की मात्रा है तो यही विद्युत धारा होगी, यही हम लोगों को अभी निकालना है। तो एक बार इसको थोड़ा सा लिख के देख लेते हैं। एक बार फिर से संक्षेप में मैं बता दूं कि अभी हम लोग मानते हैं कि एक समान मोटाई का एक चालक है, मान लिया कैपिटल ए उसकी मोटाई है, मान लिया स्मॉल n उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों का संख्या घनत्व है। संख्या घनत्व का मतलब एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब हम अगर उस चालक से प्रवाहित धारा निकालना चाहते हैं तो हम कोशिश करेंगे कि हमको या तो आवेश के प्रवाह की समय दर पता चल जाए dq/dt, या डेल्टा q/ΔT, या डेल्टा q बटे डेल्टा टी में अगर डेल्टा टी बराबर 1 सेकंड हो तो 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश की मात्रा अगर हमको पता चल जाए तो हमारा काम चल जाएगा। 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश की मात्रा के लिए हमको, चूंकि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के आवेश के कारण प्रवाह हो रहा है, तो 1 सेकंड में प्रवाहित अगर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या मिल जाए तो काम चल जाएगा। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे मिलेगी, तो 1 सेकंड में कितने आयतन के मुक्त इलेक्ट्रॉन खिसक गए हैं आगे, अगर वह पता चल जाए तो जितने आयतन के इलेक्ट्रॉन खिसके हैं उसमें हम मुक्त इलेक्ट्रॉनों के संख्या घनत्व से गुणा कर देंगे, तो हमको 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं उनकी संख्या पता चल जाएगी। ठीक, अब 1 सेकंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों का आयतन कैसे निकालेंगे, तो चूंकि अगर बेलनाकार तार है तो 1 सेकंड में जो प्रवाहित जितनी दूर के इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन आगे खिसकेंगे, वह मात्रा क्या होगी, समझ लो उस जो बेलनाकार खंड बनेगा उस बेलन की लंबाई या ऊंचाई और गुणे आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल जो एरिया है, और 1 सेकंड में कितना दूर खिसकेंगे जितना उनका अनुगमन वेग है, तो 1 सेकंड में उतनी दूर इलेक्ट्रॉन खिसकेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग विद्युत धारा और अनुगमन वेग के बीच में संबंध स्थापित करेंगे। तो इसको ठीक है, एक बार पूरा करते हैं। अब हम लोग लिखने के लिहाज से देख लेते हैं कि विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध को हम लोग कैसे लिखेंगे, कैसे प्राप्त करेंगे संबंध। तो अभी जो लिखा है मैं एक बार पढ़ते चलता हूँ कि माना किसी चालक के सिरों के मध्य वैद्युत विभवांतर लगाने पर, चूंकि यहाँ हमें सीधे विद्युत विभवांतर के मान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो इसलिए हमने उसको नहीं माना है। बस ये पता है कि हमारे पास कोई चालक था, हमने उसके सिरों के बीच में जब वैद्युत विभवांतर लगाया तो विद्युत क्षेत्र स्थापित हुआ, उसके नाते मुक्त इलेक्ट्रॉनों की परिणामी गति प्रारंभ हुई, यानी अनुगमन वेग अब है। तो ऐसा करने पर कि जब वैद्युत विभवांतर हमने लगाया तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग Vd हो गया है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और उस स्थिति में हमारी प्रवाहित धारा अगर स्मॉल आई है, ठीक, और अगर कैपिटल ए एक समान मोटाई के इस चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का संख्या घनत्व, ये शब्द हम लोग अब अक्सर प्रयोग में लाएंगे। संख्या घनत्व का मतलब है कि एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो अगर संख्या घनत्व स्मॉल n हो, ध्यान रखना संख्या घनत्व का मतलब एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n हो, तो पहली बात तो हमें ये पता है कि विद्युत धारा का मान स्मॉल i बराबर डेल्टा q/ΔT होता है। यहाँ क्या है, डेल्टा q डेल्टा t समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा है। इस चालक में कहीं पर हमने एक अनुप्रस्थ परिच्छेद लिया, एक कोई स्क्रीन लगाई, एक कट लिया,
और वहाँ से अगर डेल्टा टी समय में डेल्टा क्यू आवेश प्रवाहित हो रहा है तो इस नेट आवेश, तो इसका मतलब कि प्रवाहित विद्युत धारा का मान इतना होगा, औसत विद्युत धारा। और चित्र में हमने क्या बनाया है कि एक ये चालक है, इस चालक में अंदर ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है। एक जगह यहाँ पर हमने दिखा लिया कि वीडी वेग से इस दिशा में गति कर रहे हैं, इसके अगल बगल में इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, हमने इसलिए नहीं बनाया कि वीडी पर आपकी निगाह पड़ती रहे। और फिर हमने ये मान लिया था कि मान लो कभी एक समय में इलेक्ट्रॉन यहाँ थे और समझ लो ये परिच्छेद भी इलेक्ट्रॉन को साथ लेकर के डेल्टा टी समय में यहाँ से यहाँ पहुँच गया, यानी जो इलेक्ट्रॉन डेल्टा टी समय पहले यहाँ था अब डेल्टा टी समय बीत जाने के बाद यहाँ आ गया है, इस दौरान उसने डेल्टा एक्स दूरी तय की है। तो आगे देखते हैं, अभी तो फिलहाल इतना कि वैद्युत धारा आई बराबर डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। ठीक, अब अगर हमको ये पता, आवेश के लिए हमको क्या चाहिए, चूँकि आवेश मुक्त इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बह रहा है, अगर हमको कितने इलेक्ट्रॉन गए हैं ये पता चल जाए तो हम आवेश की मात्रा निकाल लेंगे। तो फिर आगे वही है कि यदि डेल्टा टी समय में चालक के किसी अनुप्रस्थ परिच्छेद से कैपिटल एन इलेक्ट्रॉन गुजरे, एन फॉर नंबर, ध्यान रखना स्मॉल एन मुक्त इलेक्ट्रॉनों का संख्या घनत्व तो हम लोगों ने माना है ना, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो अगर डेल्टा टी समय में चालक के किसी अनुप्रस्थ परिच्छेद से कैपिटल एन इलेक्ट्रॉन गुजरे, तो अब अगर एन इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं और एक इलेक्ट्रॉन पर ई आवेश है तो इसका मतलब डेल्टा क्यू बराबर कैपिटल एन इंटू ई हो जाएगा। मान लो समीकरण 2 इसको हमने कह लिया। ठीक, अब हम कैसे एन का मान कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हम देखते हैं कि अच्छा जरा डेल्टा टी समय में कितनी दूर के इलेक्ट्रॉन चले गए हैं, कितने आयतन से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो गया है। तो इस समयांतराल डेल्टा टी में प्रवाहित मुक्त इलेक्ट्रॉनों से संबद्ध आयतन, संबद्ध का मतलब समझ लो इलेक्ट्रॉन, अब ऐसा नहीं कि वो केवल इलेक्ट्रॉनों का आयतन है, इलेक्ट्रॉनों के बीच में कुछ गैप भी रहा होगा, तो जहाँ का इलेक्ट्रॉन और जहाँ तक पहुँच गया तो उनके बीच से उनके साथ लगा हुआ जो आयतन था वो संबद्ध आयतन कैपिटल वी अगर होता तो कैपिटल वी कितना होता, वही अभी हम लोग जो बात कर रहे थे कि अगर डेल्टा एक्स दूरी चला गया है इलेक्ट्रॉन डेल्टा टी समय में वीडी वेग से चलते हुए, तो यहाँ से यहाँ तक का आयतन कितना होगा, इसका क्षेत्रफल, ये समझ लो बेलन जैसा बना ना आपका, तो ये आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, ऊंचाई का मतलब डेल्टा एक्स दूरी अगर तय किया है तो कैपिटल ए इंटू डेल्टा एक्स, ये हो जाएगा आयतन, संबद्ध आयतन जितनी दूर के मुक्त इलेक्ट्रॉन गए हैं। ठीक, और हम क्या कह सकते हैं, डेल्टा एक्स का मान बता सकते हैं अनुगमन वेग के पदों में। डेल्टा एक्स क्या है, डेल्टा टी समय में वीडी वेग से चली गई दूरी, और दूरी समय और चाल के बीच में या वेग के बीच में हमें संबंध पता है, तो उस हिसाब से अगर देखें तो डेल्टा एक्स क्या है, डेल्टा टी समय में मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा अनुगमन वेग वीडी से तय दूरी, दूरी बराबर चाल गुणा समय, तो दूरी बराबर यानी डेल्टा एक्स बराबर वीडी चाल गुणे डेल्टा टी समयांतराल। अब हमारा कैपिटल वी कितना हो जाएगा, ये तो हमारा क्या है, ये डेल्टा एक्स है ना, डेल्टा एक्स बराबर इतना, तो ये डेल्टा एक्स बराबर इतना हो गया। अब डेल्टा एक्स का ये मान हम इसमें रख देंगे तो हमको कैपिटल वी मिल जाएगा। तब कैपिटल वी कितना हो गया, जो कि हमारा ए डेल्टा एक्स था, यहाँ से आप देखिए, और डेल्टा एक्स का मान हमने ये रख दिया, ये डेल्टा एक्स है ना, डेल्टा एक्स बराबर इतना, तो जब डेल्टा एक्स की जगह वी डी इंटू डेल्टा टी रख दिए तो ए वी डी डेल्टा टी हो गया। अब इस आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अब हमको जब कैपिटल वी मिल गया है तो हम कैपिटल वी से क्या निकाल सकते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैपिटल एन निकाल सकते हैं कि एकांक आयतन में अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन स्मॉल एन तो कैपिटल वी आयतन में स्मॉल एन इंटू कैपिटल वी, कोई भी चीज़ अगर एकांक में पता है और किसी और राशि में निकालना है तो उतने से गुणा कर दो। तो एक अब इस आयतन में, इस जो कैपिटल वी आयतन है इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जो कि हमने अभी पहले माना था कि कैपिटल एन है, जो डेल्टा टी समय में चालक के किसी अनुप्रस्थ परिच्छेद से प्रवाहित हो रहे हैं, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैपिटल एन बराबर एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणे आयतन, आयतन में ये वाला हमने रख दिया। ठीक, रख दिया। और अब यहाँ से जब कैपिटल एन पता हो गया है तो इस वाले समीकरण में रख के समीकरण 2 में हम डेल्टा क्यू निकाल सकते हैं। डेल्टा क्यू बराबर कैपिटल एन इंटू स्मॉल ई, कैपिटल एन कितना है ये पता है, ई से इसमें और गुणा कर दिए तो एन ई ए वी डी डेल्टा टी, ये हमारा क्या हो गया डेल्टा क्यू, फिर ये मान हमने यहाँ रख दिया तो हमारा आई बराबर डेल्टा क्यू बटे डेल्टा टी,
समझ ही रहे हो, डेल्टा टी उधर चला जाएगा या समझो कट जाएगा तो इतना हट जाएगा तो बचेगा, यानी ई ए वी डी। ये हमारा अनुगमन वेग और विद्युत धारा के बीच में संबंध हुआ। दो तरीके से हम लगा सकते थे, चाहे तो हम डेल्टा टी बराबर 1 कर देते, तब हम ये कहते कि एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा विद्युत धारा के बराबर होती है, वैसे देख सकते थे। बात हम लोगों ने शुरुआत में उसी रूप में की थी। अभी फ़िलहाल हम लोगों ने इस रूप में देखा है कि डेल्टा टी समयांतराल में अगर प्रवाहित आवेश की मात्रा डेल्टा क्यू है तो आई औसत विद्युत धारा डेल्टा क्यू बटे डेल्टा टी होगी। एक छोटा सा सवाल इस पर देखते हैं। एक प्रश्न देखते हैं, एनसीईआरटी का है। किसी तांबे के चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का संख्या घनत्व 8.5 × 10⁻28 प्रति घन मीटर है, मीटर की घात -3। 3 मीटर लंबे तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक अपवाह करने में इलेक्ट्रॉन कितना समय लेता है? अपवाह करने का मतलब अपवाह वेग से कितना समय लेता है, यानी अनुगमन वेग से गति करते हुए इलेक्ट्रॉन तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक कितनी देर में पहुंचता है। तार की अनुप्रस्थ काट 2 × 10⁻6 मीटर स्क्वायर है और इसमें 3 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है। पहले तो जो कुछ प्रश्न में दिया है एक बार हम प्रतीक रूप में उसको लिख लेते हैं। प्रश्न में क्या है? प्रश्नानुसार एक तो हमको मुक्त इलेक्ट्रॉनों का संख्या घनत्व यानी स्मॉल एन पता है, 8.5 × 10⁻28 प्रति घन मीटर, ठीक। और क्या पता है? 3 मीटर लंबा तार है, तार की लंबाई स्मॉल एल बराबर 3 मीटर पता है। निकालना क्या है? तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक अपवाह करने में इलेक्ट्रॉन कितना समय लेता है, तो समय टी हमें निकालना है। और दिया क्या क्या हुआ है, और तार की अनुप्रस्थ काट दी हुई है 2 × 10⁻6 मीटर स्क्वायर और प्रवाहित विद्युत धारा 3 एम्पियर, ये इतनी चीज़ें दी हुई हैं, ठीक। अब अगर अपवाह यानी अनुगमन वेग वी डी रहा हो तो हमें एक तो सूत्र ये पता है, I बराबर एन ई ए वी डी। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? हमको आई पता, ये वी डी के अलावा बाकी सारी चीज़ें पता हैं, प्रश्न में दी हुई हैं। हम पहले एक बार वी डी निकाल लेते हैं, अनुगमन वेग निकाल लेते हैं, क्योंकि अगर हमको एक बार वेग मिल गया तो फिर एक जगह से दूसरी जगह की दूरी यानी तार की लंबाई 3 मीटर दी हुई है, उतना तय करने में कितना समय लगा होगा हम निकाल सकते हैं। तो हम निकाल लेंगे अनुगमन वेग पहले। तो वी डी बराबर एन ई ए इधर भाग में चला आएगा, आई बटे एन ई ए। यहाँ पर ई क्या था? इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा, ठीक है, इतना होता है। हम ऋणात्मक चिन्ह की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसका रोल केवल इतना था कि विद्युत क्षेत्र अगर आप इस दिशा में लगाओगे तो इलेक्ट्रॉन इस दिशा में गति करेगा। हमें अभी परिमाण से मतलब है। तो अनुगमन वेग वी डी बराबर आई का मान हमने रख दिया, एन का मान, ई का मान और ए का मान। 10 की घात में यहाँ 28 है, यहाँ -19 और -6, ये दोनों मिलके -25 हो गए। -25 और +28 यानी 10 की घात 3 बचा, और ऊपर गुणांक में 3 है, तो नीचे 8.5 और 16 दूनी 32, 3.2 का गुणा किए तो इतना आया। अब यहाँ 10 से ऊपर नीचे गुणा कर सकते हैं तो ये 30 हो जाएगा, या 10 की घात 4 हो जाएगा। 30 10 से गुणा इसलिए कर लिया क्योंकि अभी ये 3/27.2 हो जाता। तो जरा हर को छोटा कर लेते हैं, अंश को बड़ा कर लेते हैं और हर को छोटा। तो 30 बटे इतना गुणे 10 की घात 4 हो गया। यही ऊपर गया तो 10 की घात -4 हो गया क्योंकि ये नीचे था ना, और मीटर प्रति सेकंड में है। भाग दे दिए तो ये लगभग अनुगमन वेग हमारा आया 1.1 गुणे 10 की घात -4 मीटर प्रति सेकंड। अब कि हमें अनुगमन वेग मिल गया है और हमें ये पता है कि तार 3 मीटर लंबा है और तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक इस वेग से चलते हुए जाने पर इलेक्ट्रॉन कितना समय लिया होगा, ये हमें निकालना है। हमें समय, चाल और दूरी के बीच का सूत्र पता है, ठीक। अभी जैसे समय बराबर होता है दूरी बटे चाल या दूरी बटा वेग, यहाँ पर दूरी क्या है? उस तार की लंबाई है। वेग का मतलब यहाँ अपवाह वेग यानी अनुगमन वेग से है, तो समय यल बटे वी डी हो जाएगा, तार की लंबाई। और वो दोनों हमें मिल चुके हैं क्योंकि तार की लंबाई 3 मीटर प्रश्न में दिया है, अनुगमन वेग अभी हम लोगों ने निकाल लिया है। तो अब यहाँ गुणांक एक साथ कर लो, -4 ऊपर जाएगा तो 10 की घात +4 हो गया। इसको भाग दिए तो लगभग 2.72 गुणे 10 की घात 4 सेकंड। या इसको आप अपने अगर आम बोलचाल के प्रचलित मात्रकों में व्यक्त करना चाहो तो 10 की घात 4 का मतलब है 272 के आगे 2 जीरो और हो जाएगा, 60 से भाग दे दो तो इतने मिनट हो गया। या घंटा मिनट में व्यक्त करना चाहो तो फिर 60 से भाग दे दे तो 7 × 42, 420 मिनट में 7 घंटे हो गए, और 420 के आगे 33 और बचे तो 7 घंटे 33 मिनट। अब आप सोच के देखिए,
7 घंटा 33 मिनट लग गया इलेक्ट्रॉन को चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचने में। ध्यान दीजिए, हम लोगों ने इसी तरह की एक स्थिति की बात की थी शुरुआत में, पिछले वीडियो में जब थ्योरी पढ़ रहे थे, कि स्विच ऑन करने पर भले ही स्विच और उपकरण के बीच की दूरी ज़्यादा होती है और मुक्त इलेक्ट्रॉन अपवाह वेग से यानी अनुगमन वेग की चाल से गति करता है, लेकिन फिर भी स्विच ऑन करते ही तुरंत परिपथ मतलब उपकरण इसलिए चलने लगता है क्योंकि पूरे परिपथ में इलेक्ट्रॉन भरे हैं। तो ऐसा नहीं है कि स्विच के पास वाला इलेक्ट्रॉन जब उपकरण तक पहुंचेगा तब चलेंगे, नहीं तो इस तरह तो देखो 3 मीटर लंबी दूरी जाने में लगभग 7 घंटा लग गया, तो इतनी देर बाद नहीं काम होगा। तो कुल मिलाकर के सभी जगह इलेक्ट्रॉन है, जैसे ही आपने स्विच ऑन किया सब जगह के इलेक्ट्रॉन चलने लगे, इसलिए उपकरण तुरंत चलने लगता है, क्योंकि संकेत मतलब परिपथ पूरा है कि टूटा है वह संकेत प्रकाश की चाल से चलता है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। आज हम लोगों ने देखा कि किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा I और अनुगमन वेग में क्या संबंध होता है, और I बराबर NeAVD। I चालक से प्रवाहित विद्युत धारा है, N उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों का संख्या घनत्व है, E मूल इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा है, आप कह लो कि मूल आवेश है, और A उस एक समान मोटाई वाले चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल या अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल या उसकी मोटाई है। VD अनुगमन वेग है, तो I बराबर NeAVD। ठीक, आज के लिए अभी इतना ही। आप लोग अपनी तबीयत का ध्यान रखते हुए पढ़ाई लिखाई करते रहें। धन्यवाद।